प्लस टू क्लास आ गए सब लोग? वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी जी, पढ़ लिया था, टॉपिक रिवाइज कराया था मैंने लास्ट क्लास में। हमने किया था डिफेक्ट्स। हाँ जी बेटे, डिफेक्ट्स वाले टॉपिक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो डाउट्स? नो मैम। चलो गुड। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटे, बोलो बच्चे। मैम मैं पूछना था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कब शुरू करेंगे? बस इसके बाद, आज की क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास से। ओके मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट तक कर लिया था, राइट? और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी डिस्कस कर दिया था मैंने, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स रह गए थे, राइट? किसी का कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सब लोग देख लो एक बार टॉपिक को अच्छे से। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। नो डाउट्स? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हम लोगों ने ये समझा था कि मेटल हैविंग वेरिएबल वैलेंसी can go for this type of defect in its sorts. अब जब आप कहते हो मेटल हैविंग वेरिएबल वैलेंसी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो आपके पास अगर कॉपर 1 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव एंड सो ऑन, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, तो हम कहेंगे इफ वन ऑफ द कॉपर इज गोइंग टू बी मिसिंग फ्रॉम इट्स साइड, अगर एक कॉपर यहां से चला जाता है तो वो किसी दूसरे कॉपर को 2 पॉजिटिव बना के जाएगा। तो 1 मिसिंग कॉपर 1 पॉजिटिव, 1 कॉपर 1 पॉजिटिव मिसिंग, 1 कॉपर 2 पॉजिटिव क्रिएटेड, या आप कह सकते हो प्रेजेंट। तो एक कॉपर 1 पॉजिटिव चला जाए तो एक कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा, और जब ये चला ही गया तो यहां पे क्या होगा? 1 होल इज क्रिएटेड, राइट? ये एग्जांपल हमने समझ लिया था। फिर से देखो, अगर आयरन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, अगर ऐसी सिचुएशन हो, अब मुझे बताओ, अगर एक आयरन 2 पॉजिटिव गायब हो जाए तो क्या होगा? इफ 1 आयरन 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बी मिसिंग, ये गायब हो गया है, चला गया है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज चले गए? 2 पॉजिटिव। नाउ 2 पॉजिटिव आयंस यानी 2 पॉजिटिव चार्ज हैज मूव्ड आउट, तो नेचुरल इस 2 पॉजिटिव के जाने से ये आयरन खुद को क्या बना लेगा? 3 पॉजिटिव। अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज कम है, और एक कोई और आयरन वो भी अपने आप को क्या बना सकता है? 3 पॉजिटिव, कोई भी एक आयरन। इसका मतलब अब आपके पास एक आयरन 2 पॉजिटिव गायब होगा और उसकी जगह पर 2 आयरन 3 पॉजिटिव क्रिएट होंगे। ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा। यानी फॉर एवरी 1 ferrous मिसिंग 2 ferric ions आर प्रेजेंट इन द पैकिंग। क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव चार्ज इसको दिया और 1 पॉजिटिव इसको, और आयरन 4 पॉजिटिव स्टेबल ही नहीं होता, तो आयरन 4 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता था, इसलिए मुझे 2 बार क्या बनाना पड़ा? आयरन 3 पॉजिटिव, राइट? अब आप कहोगे ये यहां से चला गया, ये 3 पॉजिटिव, अगेन होल इज क्रिएटेड,
इट मीन्स पी टाइप कंडक्शन। तो यहां पे आपको पी टाइप कंडक्शन नजर आएगी। अगेन हियर वी हैव पी टाइप कंडक्शन। यहां तक समझ आया बेटे? तो आप ये कह सकते हो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में ऐसा होता है। टोटल चार्ज ऑन द क्रिस्टल क्या रहेगा? जीरो की पॉजिटिव की नेगेटिव? शुड बी इक्वल टू जीरो। कोई भी क्रिस्टल ओवरऑल जीरो चार्ज के साथ ही होगा। देयर इज नो चार्ज ऑन द क्रिस्टल ओवरऑल, राइट? याद रख, बताओ हमने ये 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव ये सब क्यों लिखा है? ताकि चार्ज ओवरऑल क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल। देयर शुड बी नो नेट चार्ज ऑन द क्रिस्टल पैकेट। डन? यहां तक बेटे देखो जरा समझ आ गया सबको? एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। चल नोट कर लिया यहां तक? अब आपके पास अगर हम लिखते हैं Cu 1.9 O, इट मीन्स कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो कॉपर 1.9 O2 नेगेटिव, डिफेक्ट का नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है जी? अब बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब है कॉपर 1 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये 3 आयंस वहां पर प्रेजेंट होंगे। पहले बताओ ये बात समझ आई कि जब आपने कहा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो उसका मतलब होता है कि वहां पे कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। दीज 3 आर गोइंग टू बी देयर। अब बेटा मान लेते हैं लेट इट बी x, तो ये होना चाहिए 1.9 माइनस x और ये होगा 1। यानी कॉपर अगर यहाँ पे x मान लिया जाए 1 पॉजिटिव तो कॉपर 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 1.9 माइनस x मोल्स और ये हो जाएगा 1 मोल, राइट? अब अगर मैं आपसे बोलूं चार्ज तो ये बन जाएगा 1x, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1.9 माइनस x एंड दिस चार्ज इज -2। तो आप कहोगे कॉपर 2 पॉजिटिव, ये चार्जेस की वैल्यूज आ गई। दीज आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस। अब हम ये कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। So now it is total positive charge is equal to total negative charge. It means x plus 2 times 1.9 minus x is equal to 2 और मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसलिए हमने इसको मॉड में रख दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। कॉपर यहाँ पे 1.9 मोल है, कॉपर हियर इज 1.9 मोल। तो मैंने आपसे कहा अगर कॉपर 1 पॉजिटिव x मोल्स होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव कितना होगा? 1.9 माइनस x, है ना? राइट? और फिर चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज 1 पॉजिटिव है तो 1x और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1.9 माइनस x टोटल पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज है तो 1 into -2 इज -2। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा दोनों का प्लस और टोटल नेगेटिव चार्ज ये, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि आपने कहा था क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल क्रिस्टल में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर है।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ x। चलो जरा कैलकुलेट। हाँ जी बेटा। मैम ये 1.93 का क्या है? ये गिवन है ना, कॉपर के मोल्स हैं ये, यानी इस पैकिंग के अंदर 1.9 मोल अगर कॉपर है तो ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल है। स्टोइचियोमेट्री है ना बेसिकली, जैसे NaCl का मतलब क्या होता है, 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोराइड। चलो जरा x 1.8 है। x कितना आ गया, 1.8। ओके, x 1.8 है तो ये मतलब हो गया कॉपर 1 पॉजिटिव इज 1.8 और कॉपर 2 पॉजिटिव बेटा कितना आ गया, 1.9 माइनस 1.8 इज 0.1। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव, तो 1.8 by 1.9 into 100, and what is percentage of copper 2 positive, 0.1 by 1.9 into 100। तो हम दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं उस पैकिंग के अंदर। तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। बताओ जी, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है? यस मैम। हाँ बोलो। 1.9 गिवन है बेटा, फॉर्मूला दिया हुआ है 1.9। दिस फॉर्मूला इज गिवन टू यू। कॉपर, हाँ जी, x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव बेटा। आपके पास किसी पैकिंग में अगर दोनों कॉपर प्रेजेंट है 1b और 2b, टोटल 1.9 मोल्स है। अगर कॉपर 1 पॉजिटिव x मोल्स है तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1.9 माइनस x। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको दिया होता, लेट अस सपोज आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, if it is iron 0.95O, my question is what is percentage of iron 2 positive and iron 3 positive in packing? Number 2, what type of conduction in crystal? अब ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपसे कहा है कि इस पैकिंग में आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव दोनों हैं। मुझे ये कैसे पता चला कि आयरन 2 और आयरन 3 दोनों प्रेजेंट है? तो रीजन ये है क्योंकि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आयरन जो है दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, है ना? जिन लोगों ने ये क्वेश्चन जिनको समझ आ गया वो उसको स्टार्ट करेंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, दोबारा पूछ सकते हो। एनी डाउट इफ यू हैव? बेटे अगर ये 1.9 मोल कॉपर है टोटल, तो उसमें से 1 पॉजिटिव को आपने x मान लिया तो 2 पॉजिटिव कितना बचेगा?
ये कॉपर, अगर मान लो कॉपर 1.9 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर की दो फॉर्म्स हैं, ये भी है वहां पर, ये भी है। अब इसका मतलब 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट हैं। मैंने आपसे कहा अगर कॉपर 1 पॉजिटिव x मोल्स होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 1.9 मोल माइनस x, है ना। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आयरन 0.95 O, Fe3 पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? अभी अब इस क्वेश्चन में आपने कहा आयरन 0.95 O, आप ही बताओगे मुझे। आपने कहा इसमें आयरन 2 पॉजिटिव भी है और आयरन 3 पॉजिटिव भी है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। आयरन 2 पॉजिटिव अगर X होगा तो आयरन 3 पॉजिटिव कितना होना चाहिए, बोलो। 0.95 minus x. यस, 0.95 माइनस x, और ये कितना होगा, 1 मोल। अब मैंने आपसे पूछा चार्ज, तो बताओ आयरन 2 पॉजिटिव, तो x टाइम्स आ रहा है तो 2x हो गया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स 0.95 माइनस x and this is going to be minus 2. अब रूल इज अगेन सेम, टोटल पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है x की वैल्यू 0.85 है. 0 पॉइंट कितना, 0.85 x की वैल्यू. ठीक, करेक्ट। उसमें मैम, हाँ जी बेटे, मैम जैसे आपने कॉपर के केस में Cu पॉजिटिव लिया, फिर Cu2 पॉजिटिव लिया, हमने वैसे Fe के केस में Fe फिर Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव लिया। Fe1 पॉजिटिव होता ही नहीं है बेटे, आयरन की दो ही वैलेंसी स्टेबल हैं, वन इज 2 पॉजिटिव, अनदर इज 3 पॉजिटिव। आयरन 1 पॉजिटिव तो होता ही नहीं है ना, आयरन सिर्फ फेरस और फेरिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके मैम। From this we can calculate the value of x, it comes out to be 0.85. अब मुझे चाहिए percentage of iron 2 positive, it comes out to be 0.85 divided by 0.95 into 100 and percentage of ferric क्या आ जाएगा, 0.10 by 0.95 into 100. So we can solve the percentage of ferrous and ferric. समझ आया क्वेश्चन? Yes ma'am. Sure. एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम लोग। निकल 0.98 O। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि वहां किस टाइप की कंडक्शन होगी, व्हाट टाइप ऑफ कंडक्शन विल बी देयर, इसका आंसर अभी रह गया था। तो इसके बी पार्ट का आंसर था पी टाइप कंडक्शन। तो आपको पता है जब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है तो वहां पे फेरस मिसिंग है, फेरस मिसिंग, therefore holes are there। और जब होल्स होते हैं तो कौन सी कंडक्शन होती है, पी टाइप। तो देयर इज पी टाइप कंडक्शन इन दिस केस, तो आपके पास आंसर आ रहा है पी टाइप कंडक्शन। नेक्स्ट आपके पास है निकल का नंबरेटर है, निकल 2 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव, कंडक्शन पी टाइप ही होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, मेक द इक्वेशन, गेट योर आंसर।
Now it is nickel 0.98 O. अब निकल के दो ही वैलेंसीज वो आपको बोल रहे हैं, तो आपने 2 वैलेंसीज लिख लिया है एंड नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. मैम x 0.94 आ रहा है. x 0.94. चेक कर लो सब लोग. x is 0.94. क्या आ रहा है 0.94 सबका? It will be 0.94 divided by 0.98. 0.94 ठीक है बेटे. अब समझ आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं? कर लोगे? Yes, ma'am. Good. So this is all about your atomic imperfections or point defects. हमने point defects cover up कर लिया. Now we move on to the next topic that is called impurity imperfections. Next topic we have is impurity imperfections. इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस यानी जब आप इम्प्योरिटीज की बात करते हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस, तो हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज may lead to imperfect crystal. नेचुरल है कहीं पर भी इम्प्योरिटी आ जाती है तो क्रिस्टल में इम्परफेक्शंस तो होंगी, डेफिनेटली कोई ना कोई इम्परफेक्शन हमें वहां नजर आ सकती है एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस. बेटा इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स. एक आप कह सकते हो मेटल इन मेटल टाइप, यानी दो मेटल्स खुद ही आपस में मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं एलॉयज. तो एलॉयज क्या होते हैं? दीज आर इम्प्योर मेटल्स, यानी एक मेटल की प्रॉपर्टी हमें ठीक सी नहीं लगी, हमने उसमें दूसरा मेटल मिक्स कर दिया, और जब हम उसमें दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं तो मेटल इन मेटल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आर गोइंग टू बी देयर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ब्रास, ब्रॉन्ज, तो आयरन प्लस जिंक, आयरन प्लस टिन, तो समझ आता है कि एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स कर दिया. जैसे 23 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड का मतलब होगा उसमें गोल्ड प्लस कॉपर प्लस सिल्वर, ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज डाली होती हैं, तो ये आपके पास वहां इम्प्योरिटीज हैं. यानी जब आप कहते हो 22 कैरेट, 22 कैरेट इज इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. ठीक है, ये बात समझ आ गई? आपसे कहते हैं जैसे जैसे कैरेट, यदि मान लो आपने, मैंने कहा आपके 20 कैरेट, इसका मतलब जितने कैरेट कम होते जाएंगे उतनी इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएंगी. तो गोल्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? 24 कैरेट. तो 24 कैरेट का मतलब होता है 100% प्योर. तो 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड. अब प्योर गोल्ड जो है 100% प्योर गोल्ड, वो बहुत मुश्किल से बनता है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता. रीजन है सिर्फ कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन ना तो उसकी आप ज्वेलरी आइटम बना सकते हो, ना आप उसकी ज्वेलरी बना के पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है. इतना सॉफ्ट कि अगर आप उसकी बैंगल बना के पहनते हो और आपके हाथ ने दबा दिया तो उस बैंगल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी.
तो आप जो भी ज्वेलरी आइटम गोल्ड का और तो कुछ बना नहीं सकते, प्लेट्स और कटोरियाँ और चम्मच तो नहीं बना सकते गोल्ड के हम। अब हम गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो ज्वेलरी हार्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी हार्ड कि आप उसे पहन के सो भी जाओ तो टूट ना जाए। तो वो आपसे कहते हैं कि गोल्ड का प्योर फॉर्म इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। तो जो इम्प्योर मेटल होता है वो प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए एलॉयज बनाए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं मेटल इन मेटल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। फिर वो कहते हैं क्या आप समझ पाते हो कि नॉन मेटल इन मेटल, तो कई बार हम क्या करते हैं मेटल के अंदर नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, जैसे कार्बन इन आयरन, तो ये स्टील बन जाएगा। स्टील में क्या होता है, लोहे में यानी आयरन में कार्बन मिक्स कर दो तो स्टील बनता है। बोरॉन प्लस कार्बन प्लस आयरन, तो ये बन जाएगा बोरो स्टील। तो नेचुरली ये स्टील हार्ड है, काफी हार्ड, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन इन निकल या हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। ये लिखने का मतलब यही है कि ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन निकल यहाँ पे सब जगह पड़ा है और निकल सब जगह था और बीच बीच में वहां पे क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो ये बन जाएगा नॉन मेटल इन मेटल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस मतलब इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जिस वजह से ऐसा कुछ नजर आता है। इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जब कोई मेटल दूसरे मेटल को सब्स्टिट्यूट करे। कॉपर को आना था उसकी जगह पे सिल्वर आ गया, सिल्वर में आना था उसकी जगह पे गोल्ड आ गया। तो आप कहोगे whenever a metal is going to substitute a metal, तो substitutional solid solution, और अगर interstitial void के अंदर कोई पार्टिकल आ जाए, नॉन मेटल आ जाए, तो interstitial solid solutions कहा जा सकता है, राइट। तीसरा हमारे पास था आयनिक impurities in ionic solids। तो थर्ड कैटेगरी आपके पास आती है आयनिक इम्प्योरिटीज इन आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक सॉलिड्स में भी कुछ इम्प्योरिटीज डाली जा सकती है, जैसे with strontium chloride in NaCl, ये हमारी इम्प्योरिटी है। और ये हमारा मेन सॉल्ट है NaCl। या फिर कैडमियम क्लोराइड इन AgCl, अल्मीनियम क्लोराइड इन NaCl। तो जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को एज अ इम्प्योरिटी किसी दूसरे सॉल्ट के अंदर एक्ट करवाते हो तो आप कहते हो यहाँ पर इम्प्योरिटीज आ गई है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन NaCl। तो नमक अक्सर इम्प्योर होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो आप ये कह सकते हो दीज आर इम्प्योरिटीज इन आयनिक सॉलिड्स, राइट। समझ आया? अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ये कैसे हुआ, आयनिक इम्प्योरिटीज कैसे बनी, ये मैंने दोनों आपको बता दिए। इससे क्या होता है, इन दोनों से इम्प्योर मेटल हार्ड हो जाती है। हम ये कह सकते हैं इन दोनों में आपके पास इम्प्योर मेटल इज हार्ड। हमें याद रखना पड़ेगा
इम्प्योर मेटल हमेशा हार्ड होती है एंड केमिकली इनर्ट होती है। केमिकली इनर्ट क्या मतलब हुआ कि एक तो वो केमिकली इनर्ट होने का मतलब हो गया लेस रिएक्टिव हो जाएगी। तो जितनी भी इम्प्योर मेटल्स होती हैं, यानी अलॉयज जो होते हैं, जैसे स्टील है तो स्टील को जंग नहीं लगता लेकिन लोहे को जंग लग जाता है। ऐसे पीतल को जंग नहीं लगता जबकि आयरन को तो जंग लगता है। तो अगर रस्टिंग इज पॉसिबल इन आयरन बट रस्टिंग इज नॉट देयर इन ब्रास। ऐसे स्टील इज नॉट बीइंग रस्टेड, तो आप कह सकते हो एक तो इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती बहुत जल्दी से। तो इम्प्योरिटीज जानने से क्या फायदा होता है, एक तो मेटल हार्ड हो जाती है और दूसरा केमिकली इनर्ट हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, जल्दी से इसे नोट करेंगे। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. अब आपके पास आयनिक इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयनिक इम्प्योरिटीज। आप सोचो, इफ इट इज सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम क्लोराइड को इमेजिन कर सकते थे। दिस इज हाउ वी कैन राइट सोडियम क्लोराइड। Now, if one sodium ion is missing, one more is missing, तो आपने कहा 2 सोडियम आयन अपनी जगह से चले गए और इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आ गया। 2 सोडियम आयन वहां से गायब हुए एंड इंस्टेड ऑफ 2 सोडियम आयंस वी आर हैविंग 1 स्ट्रॉन्शियम आयन। तो चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, यस और नो? बोलो। और यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। तो अब आप कहोगे फॉर एवरी 1 स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, 2 सोडियम मिसिंग and 1 hole is created, क्योंकि एक स्ट्रॉन्शियम 2 सोडियम को हटाएगा, खुद वो एक की जगह पे चला जाएगा। यानी एक कोई स्ट्रॉन्ग सा बंदा आया, उसने 2 लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया, खुद वो एक की जगह पे रह रहे, तो एक जगह क्या हो गई, खाली हो गई। यस, ठीक है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सा स्टूडेंट आया, उसने 2 स्टूडेंट्स को उठा के बाहर भेज दिया और खुद वो बैठ गया, तो दोनों की चेयर्स पे नहीं बैठ सकता है, बैठेगा तो एक ही चेयर पे, तो एक चेयर खाली हो जाएगी। सेम इज द केस हियर। आप कह रहे हो हर एक स्ट्रॉन्शियम एक होल क्रिएट करेगा। अब यानी इन दोनों का डिफरेंस, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव है, Na1 पॉजिटिव है, तो चार्ज का डिफरेंस इक्वल टू होल होता है। सोचो, अगर मैंने लिखा कैडमियम क्लोराइड इन AgCl, तो कैडमियम 2 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, तो आप मुझे सोच के बताओ 1 कैडमियम इज लीडिंग टू हाउ मेनी होल्स?
बोलो 1 cadmium 2 positive is leading to how many holes? 1 hole. क्योंकि 1 cadmium 2 positive 2 silver ion मिसिंग हो जाएंगे और 1 होल क्रिएट होगा. इट मीन्स अगर यहाँ पे AlCl3 आ जाए इन NaCl, अब मुझे बताओ एक एल्युमिनियम आयन कितने सोडियम को हटा देगा? बोलो 3. 3. ठीक है, तो कितने होल्स बनेंगे? बोलो एक एल्युमिनियम ने 3 सोडियम को हटा दिया, खुद वो एक ही की जगह पे जा सकता है. 2 holes per aluminium, right? The number of holes per ion आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब अगर ये 1 मोल होता बेटे तो नेचुरल होल्स भी कितने बनते? 1 मोल होल बनते. अगर ये 0.1 मोल होता तो 0.1 मोल होल्स बन जाते. अगर 0.01 मोल % होता तो कितने होल्स बनते? बोलो बेटा 0.01 मोल %, 0.01 मोल %, तो आप कहते हैं 0.01 by 100 मोल, that is equal to 0.01 by 100 into 6.022 10 raised to power 23 होल्स. तो ये आपके पास आ जाता 6.022 10 raised to power 21 और 2 और चले जाएंगे तो 90. चेक करो, देखो जरा समझ आया? क्योंकि जब आपने कहा 1 स्ट्रोंशियम 1 होल, तो 1 स्ट्रोंशियम 1 होल, ठीक है, 1 मोल स्ट्रोंशियम 1 मोल होल, 0.1 मोल स्ट्रोंशियम 0.1 मोल होल्स और 0.01 मोल % स्ट्रोंशियम मींस 0.01 मोल % होल्स. यदि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स अगर पूछते हैं तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ होल्स बनेंगे. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6.022 10 raised to power 22 होल्स और थर्ड पार्ट में आपका आंसर कुछ और था. इट मींस जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज उतने ज्यादा होल्स. तो more is the number of impurities, more will be the number of holes. हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं, मान लो क्वेश्चन आ जाए 0.01 या 0.001 मोल %
cadmium chloride is present in 1 mole of silver chloride. ठीक है? How many holes are present? How many holes are present in crystal? तो एक मोल क्रिस्टल में यानी 1 मोल क्रिस्टल, उसमें कितने होल्स प्रेजेंट हैं? अब जब भी होल्स प्रेजेंट होते हैं तो कौन सी कंडक्शन आ जाती है? हम कहेंगे पी टाइप कंडक्शन आ जाती है। तो होल्स का मतलब ही ये है वहां पे पी टाइप कंडक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन, 0.001% mole percent cadmium chloride is present in 1 mole AgCl. How many holes are present in 1 mole crystals? 1 mole AgCl, आप कह सकते हो 1 mole AgCl। बता सकते हो कैसे करोगे? Can you do it? करेक्ट। कैडमियम पे क्या चार्ज है बेटे? 2 पॉजिटिव, और सिल्वर पे क्या है? 1 पॉजिटिव, राइट। अब मुझे बताओ 1 कैडमियम विल क्रिएट हाउ मेनी होल्स? 1 cadmium is going to create how many holes? 1 hole, correct. तो अब आपके पास यहाँ पे 1 cadmium is going to create 1 hole. तो अब आपके पास जो है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो आप कहोगे 1 cadmium is leading to 1 hole. हमारे पास कितना है? 0.001 मोल परसेंट cadmium. It means 0.001 मोल परसेंट होल्स। कैसे सॉल्व करूंगी? 0.001 100 मोल है तो एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि पहले परसेंटेज हटा दिया और फिर मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 10 raised to power 18। तो आंसर आ जाएगा 6.022 10 raised to power 18 holes will be created. हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट इफ यू हैव? हाँ जी बोलो। 1 कैडमियम इज 2 पॉजिटिव। बेटा एक कैडमियम जो है वो कितने सोडियम सिल्वर को बाहर निकालेगा? 2 है ना। तो कैडमियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 कैडमियम 2 पॉजिटिव अगर वहां प्रेजेंट होता है तो 2 सोडियम पहले बाहर जाएंगे, 2 खाली जगह है। यहाँ पे Na पॉजिटिव था, यहाँ सिल्वर पॉजिटिव था, सॉरी सिल्वर 1 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव। अब आपके पास कैडमियम जब आएगा 2 पॉजिटिव, वो यहाँ 1 पे आएगा, दोनों को बाहर निकालेगा और 1 की जगह पे तो बेटे खुद रहेगा ना, तो एक ही होल क्रिएट हो। ठीक है। So this is about your ionic impurities in ionic solids.
तो आप ये कह सकते हो इस पे भी आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। तो ये दो तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे, वो भी डन हो गए। एक तो थे वो जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से रिलेटेड थे, और एक ये है जिनमें आपने कहा इट इज आयनिक इम्प्योरिटीज इन आयनिक सॉलिड्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। Next heading we have is semiconductors. Natural semiconductors, एक आपके पास है सिलिकॉन और दूसरा आपके पास है जर्मेनियम। These are semiconductors at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस जो हैं उनकी वजह से ये सेमीकंडक्टर थे। अब इनकी कंडक्शन मेटल से कम और नॉन मेटल से ज्यादा होते हैं। तो आप कहते हो कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन थोड़ी कम है और नॉन मेटल्स की कंडक्शन सबसे कम है। तो हम कहते हैं नॉन मेटल्स में भी कौन, जिनकी कंडक्शन कम होती है, तो आप कहते हैं नॉन मेटल्स आर वेरी पुअर कंडक्टर्स, इनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर्स। तो एक आपके पास होते हैं इंसुलेटर्स, एक हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टर्स, और एक हमें बन गया मिल गया सेमीकंडक्टर्स। तो तीन तरह की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हमें नजर आती हैं। वन इज गुड कंडक्टर्स, जिनको आप मेटल्स ले सकते हो, सेमीकंडक्टर्स ये दो हो ही गए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और एक होते हैं पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो इसमें आपने मेटल्स लिया, यहाँ आप ले सकते हो नॉन मेटल्स, और वी कैन से इसके अलावा क्या होता है, जैसे आप कहते हो इनके एग्जांपल्स, तो फास्फोरस हो गया, सल्फर है, ये सारे पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक गैसेस हैं, सारी गैसेस पुअर कंडक्टर होती है, राइट। इसके अलावा कह सकते हो प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, वुड क्या है, इंसुलेटर है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके बारे में हमें क्या समझ आता है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अब हम कहेंगे इनमें भी इंप्योरिटीज डाली जा सकती हैं। तो इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वी कैन हैव सम इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे आपने मेटल्स में इंप्योरिटीज डाल दी, नॉन मेटल्स की इंप्योरिटीज मेटल्स में डाल दी, ऐसे ही आप आयनिक इंप्योरिटीज डाल रहे हो। इन द सेम मैनर वी कैन हैव सेमीकंडक्टर्स, और उसमें भी हम क्या डाल सकते हैं, वी कैन हैव सम इंप्योरिटीज। हाँ जी बेटे, मनवीर कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था बेटे? अच्छा चलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। यस मैम। अभी ये बताइए, अब सेमीकंडक्टर्स में हम दो तरह की इंप्योरिटीज डाल सकते हैं। वन इज impurities from 13 group, यानी आप कहोगे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, यानी अगर आपने 13 ग्रुप की इंप्योरिटीज डाली हैं तो बेसिकली आपने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की हैं। और दूसरा आप कह सकते हो impurities from 15 group, यानी पेंटावेलेंट impurities ऐड की जा सकते हैं।
यानी जिनकी वैलेंसी हमारे पास क्या है 5। यहाँ आपके पास एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो 15 ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन फैमिली और 13 ग्रुप का मतलब होता है बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इंप्योरिटीज दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से कोई भी डाली जा सकती थी। वो आपसे कहते हैं ग्रुप सेमीकंडक्टर खुद तो थे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों ग्रुप नंबर 14 से थे। अब हमने इसमें जो इंप्योरिटीज ऐड करनी है दोस आर ईदर फ्रॉम बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप और फ्रॉम द 15 ग्रुप। बेटा जो 13 तक ग्रुप की है वो देती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप कहोगे इससे हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और यहां आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आप इसी तरह से फॉर्म करते हो। अब पी टाइप कैसे? वो आपसे कहते हैं कि सिलिकॉन 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 सब जगह था। अब बीच में कहीं एक एल्युमिनियम आ गया। आप बताओ एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3। एल्युमिनियम 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है। इसका मतलब सिलिकॉन का एक जगह पे खाली रह गया पोर्शन, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 3 बॉन्ड्स बना लिए। एक वहां पे क्या बन गया? होल। और नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, खाली जगह क्रिएट होती है, होल बनता है, तो हम कहते हैं पी टाइप कंडक्शन। तो जैसे ही कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आई, ये इंप्योरिटी है मेरे पास, हर एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एक होल क्रिएट करेगी। इधर देखते हैं, वो कहते हैं यहां पे सिलिकॉन है टेट्रावेलेंट। अब आपने बीच में रख दिया है आर्सेनिक। अब आर्सेनिक 5 बॉन्ड बना सकता था बिकॉज इट इज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड्स पूरे बन गए, 4 के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव टाइप एन टाइप, और यहां होल बन गया था इसलिए पी टाइप। तो आप कहते जो इंप्योरिटीज डालना है हम इसको अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप ये कह सकते हो सेमीकंडक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम इस तरह से इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। तो इंप्योरिटीज आर एडेड टू इम्प्रूव द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट? हाँ जी बेटा। सेमीकंडक्टर मतलब सेमी मतलब हाफ, कम कंडक्ट करने वाले। कंडक्टर मतलब वेरी गुड कंडक्टर, जो लाइट करंट को एकदम से जाने देंगे। सेमीकंडक्टर जो करंट को अपने पास थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे जाने देते हैं। और इंसुलेटर मतलब जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, राइट? करेगा लेकिन धीरे धीरे, स्पीड बहुत कम होगी। करंट तो पास करेगा ही, तभी तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप बनाते हो, कैमराज एंड ऑल, उन सब में हम ये डिवाइस में सेमीकंडक्टर्स लगाते हैं। तो कंप्यूटर की चिप्स में, कंप्यूटर के अंदर के सर्किट्स बनाते हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ओके?
होल हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों ही कंडक्शन को बढ़ाते हैं। होल को हम पी टाइप बोल देते हैं, इनको एन टाइप, और फिर उसके बेसिस पर आपके जंक्शंस बनते हैं, एन पी एन टाइप, एन पी जंक्शन, एन पी एन जंक्शन, एन पी एन, पी एन पी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जंक्शंस बनाते हैं वो इसी तरह के सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल आप यूज़ कर रहे हो, इन सब में सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, फिजिक्स में आप करोगे इनकी थ्योरी, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो वहाँ इनके यूजेस करोगे, सेमीकंडक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं, जंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे कौन सा जंक्शन लगाते हैं, दैट यू विल डू। तो ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटीज डालेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप। और ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटीज डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। तो ये हमारे पास था इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जब कहीं पर इम्प्योरिटीज होती हैं तो इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिंग पावर्स जो है वो चेंज हो जाती है। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज को एक कॉमन नेम दिया जाता है डोपिंग। जब भी आप किसी में भी इम्प्योरिटीज आप डालते हो तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड doping. This is named as doping. डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज में कोई इम्प्योरिटी डाल देना। आपने सुना होगा डोपिंग। डोपिंग मतलब जनरली जब कोई ड्रग्स लेता है, केमिकल्स लेता है, तो हम बोलते हैं उसकी बॉडी में डोपिंग है, डोप है। तो डोप टेस्ट किया जाता है फॉर प्लेयर्स। तो वहाँ पे भी ब्लड में प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात चल रही होती है। तो ब्लड के अंदर अगर हम कोई केमिकल डाल देते हैं तो वी आर डोपिंग द ब्लड ऑफ दैट प्लेयर विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स और ड्रग्स। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलो, नोट कर लिया सबने इम्प्योरिटीज वाला, हमारा इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद आपका काम होगा, आपने इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सब ट्राई कर लेने हैं। तो आपके सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट हम पूरा कवर कर रहे हैं।